we can change the microstructure of steel and cast iron by changing the temperature. टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और यदि माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट? ऑपरेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ए मेटल्स कर दो भाई, इसको गलत लिखा हुआ है, मेटल्स कर दो इसको। सॉलिड स्टेट, मटेरियल आपका सॉलिड स्टेट में ही है, और जो आपकी मेटल है, यहाँ पर हम मेनली डिस्कस अबाउट द फेरस अलॉय। ठीक है, स्टील और कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन स्टील और कास्ट आयरन को लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं करना, सॉलिड स्टेट में ही उसको क्या किया, हीटिंग किया और फिर कूल किया। एंड व्हाट द रीजन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू चेंज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील के माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, कास्ट आयरन के माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। और माइक्रोस्ट्रक्चर क्यों चेंज करना चाहते हैं? टू इंड्यूस द सर्टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और टू इनहांस द सर्टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन द मटेरियल। मटेरियल के अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या तो इनहांस करनी है या है ही नहीं, उनको इंड्यूस करवाना है। ठीक है, तो नीचे ग्राफ दिखाया गया है टाइम और टेम्परेचर के बीच में। On the x-axis we take the time and on the y-axis we take the temperature. So first we go for the heating, गर्म किया up to a particular temperature, एक particular temperature तक, and hold for some time, उस टाइम तक होल्ड किया। The holding temperature depend upon the thickness of a material, ठीक है, जो मटेरियल की थिकनेस पर डिपेंड करेगा। We want the same uniform temperature throughout the material, ठीक है, जो मटेरियल के अंदर क्या जाते हैं, कि सरफेस से लेकर मटेरियल के कोर तक, अंदर तक टेम्परेचर क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाए, एक जैसा टेम्परेचर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने 900 डिग्री तक गर्म किया मटेरियल को, तो हम क्या चाहते हैं, जो मटेरियल की स्लैब आपके पास, ठीक कोई आपके पास, ठीक है, क्यूब टाइप में कोई मटेरियल की प्लेट है, तो जो सरफेस का टेम्परेचर है वही कहाँ आ जाए, वो सेंटर में भी वही टेम्परेचर आ जाए। तो तभी पॉसिबल होगा जब थोड़ी देर आप उसको होल्ड रखोगे, अदरवाइज सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर 900 डिग्री गेन होगा और जो सेंटर है मटेरियल का, कोर है, वहां तक टेम्परेचर 900 डिग्री नहीं पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि पूरे टेम्परेचर का, ठीक है, जो पूरा मटेरियल आपका, इसका थ्रू आउट टेम्परेचर क्या आ जाए, टेम्परेचर इज 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हमें कुछ देर के लिए क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। फिर उसके बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक कूलिंग रेट के ऊपर उसको हम कूल करेंगे। कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग क्या आएंगी, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग इज नोन एज ए हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, मटेरियल को हीट करना, होल्ड रखना एंड कूल करना, इसी को हम हीट ट्रीटमेंट बोल देते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक। तो यहाँ पर देखो, ये आयरन कार्बन डायग्राम ही है हमारा, उसका एक पोर्शन है, उसको दिखाया गया है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज नोन एनिलिंग, द सेकंड इज नोन नॉर्मलाइजिंग, नेक्स्ट इज नोन एज योर टेम्परिंग। और जो आपकी एनिलिंग है उसको भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फुल एनिलिंग, प्रोडाइज एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, लाइक दिस। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। फर्स्ट इज योर फुल एनिलिंग। ठीक है, फुल एनिलिंग मीन्स द hypoductoid steel. What is the meaning of hypoductoid steel? The carbon percentage of in a steel is less than 0.8%. जब स्टील के अंदर कार्बन परसेंटेज 0.8% से कम होती है तब उसको हम हाइपोइक्टोइड बोलते हैं, और 0.8 से ज्यादा होती है तब हम उसको हाइपोइक्टोइड बोलते हैं। ठीक है, तो 0.8 कहाँ है ग्राफ के ऊपर, ये आपका 0.8, ये रहा 0.8, यहाँ पर 0.8। ठीक है, दैट इज 0.8। ठीक है, तो इससे पहले पहले का जो स्टील है दैट इज हाइपोइक्टोइड स्टील, इज हीटेड, माइनस नहीं है, डैश लगा रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस अबोव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है दैट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, और ये आपकी जो लाइन है नीचे वाली, ये दैट इज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, तो क्या करना है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री ज्यादा गर्म करना है। तो लगभग यहाँ पर ये 900 डिग्री है। ठीक है,
तो जो कार्बन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। मान लीजिए कार्बन परसेंटेज आपके पास ये कार्बन परसेंटेज है तो आप इतना हीट करोगे, यदि कार्बन परसेंटेज यहाँ पर इतना तो ये हीट करोगे, तो मैक्सिमम 900 डिग्री के आसपास, ठीक है। और उससे लगभग 50 डिग्री ज्यादा, ठीक है, 50 डिग्री हम क्या करते हैं, ज्यादा गर्म करते हैं। व्हाट द रिक्वायरमेंट टू चेंज द रूम टेम्परेचर के आयरन में क्या होता है, बीसीसी होता है। और 900 डिग्री के से ज्यादा गर्म कर दोगे तो किसमें बदल जाएगा, एफसीसी में बदल जाएगा, दैट विल चेंज टू द एफसीसी। टारगेट इज टू चेंज बीसी टू एफसीसी, इतना गर्म करो कि बीसीसी किस में चेंज हो जाए, एफसीसी में बदल जाए, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फुल एनीलिंग, क्यों करते हैं, टू मेंटेन द, और इसकी कूलिंग कैसे होती है, इसकी कूलिंग इज फर्नेस कूलिंग, जहां गर्म किया उसी फर्नेस के अंदर अंदर ही रखते हैं। एंड द टेम्परेचर इज ड्रॉप इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक घंटे के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर फर्नेस में ड्रॉप करवाया जाता है। कूलिंग इज इन द फर्नेस, इसको गर्म गर्म करके बाहर नहीं निकालते, फर्नेस के अंदर ही रखते हैं। और फर्नेस के अंदर ही स्लोली हम क्या करते हैं, कूलिंग रेट इज एक्सट्रीमली स्लो। तो कूलिंग रेट क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है। 900 डिग्री से रूम टेम्परेचर पर आने में कम से कम 6-7 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, इतना स्लो कूलिंग करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज द टारगेट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कूलिंग, ऐसा क्यों करते हैं, कूलिंग करने का मेन टारगेट है जो माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। एवरीवेयर द सेम टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी डेवलप्ड, बिग साइज ऑफ ए योर ग्रेन विल बी डेवलप्ड, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, मटेरियल को आप बहुत ही स्लो कूल कर रहे हो, आयरन्स को अरेंज करने का मौका मिल रहा है, इसलिए बड़े साइज के ग्रेन्स बनेंगे, बिग साइज के ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। और उनके अंदर क्या होगा, यूनिट सेल्स भी प्रॉपरली अरेंज होंगे, कार्बन इजिली मूवमेंट करके आयरन के अंदर आ जाएगा, और एक्सेस कार्बन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ग्रेन बाउंड्रीज पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। और जनरली कब करते हैं, आफ्टर द वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग करने के बाद, क्योंकि वेल्डिंग जब करते हैं तो क्या होता है भाई, ठीक है, इसी एक प्लेट है, एक प्लेट दूसरी ये है, वेल्डिंग का मतलब क्या है कि इनके दो एजेस को मेल्ट कर दो, इन एजेस को हमने मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके क्या कर दिया, सोल्डिफाई कर दिया, ठीक है, इनको मेल्ट किया और सोल्डिफाई किया। अब देखो टेम्परेचर में वेरिएशन देखो, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ जाएगा, जहां पर हमने मेल्ट किया, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा। लेकिन ये जो पीछे का पोर्शन है, यहाँ पर हीट सोर्स नहीं कंसंट्रेट किया, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, पीछे की तरफ जब प्लेट में जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऐसे ही इस प्लेट की तरफ, इस प्लेट में जब पीछे की तरफ मूवमेंट करोगे आप, तो टेम्परेचर लगातार क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल है दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली हीटेड, ये मटेरियल थ्रू आउट यूनिफॉर्मली हीटेड नहीं हुआ, ठीक है, कहीं ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट हुआ है, कहीं कम हीट हुआ है। जहां मटेरियल ज्यादा हीट हुआ है वहां पर माइक्रोस्ट्रक्चर वो है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कूलिंग रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करोगे उतना तेजी से कूलिंग रेट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो जो बीच वाला मटेरियल है ये कूलिंग रेट ज्यादा क्या कर रहा है, कूलिंग रेट फास्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो पीछे का मटेरियल है, ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या कर रहा है, कम कूलिंग रेट एक्सपीरियंस कर रहा है। और आपको पता है कूलिंग रेट को अलग अलग चीज का है और हीटिंग टेम्परेचर अलग अलग है, तो माइक्रोस्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल के अंदर, ठीक है, जो वेल्डिंग प्लेट्स हैं उनके अंदर जो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज डिफरेंट, यहाँ पर और यहाँ पर जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, लगातार माइक्रोस्ट्रक्चर वेल्डिंग साइड से लेकर पीछे की तरफ लगातार चेंज होता जाएगा, माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइक्रोस्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, एक जैसा माइक्रोस्ट्रक्चर नहीं मिलेगा प्लेट में वेल्डिंग के बाद। तो हमें क्या चाहिए, एक जैसा बिल्कुल यूनिफॉर्म माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए प्लेट के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उसको हीट अप करके ठंडा करना होगा, इसको क्या बोल देते हैं, फुल एनेलिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आता है तो हमें ये बताना होता है कि कौन से मटेरियल की करते हैं, क्या टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर कितना रहता है, और कूलिंग रेट, कूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कूलिंग फर्नेस में करते हैं। तो दैट इज नोन एज द फुल एनेलिंग, इसको फुल एनेलिंग बोल देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी प्रोसेस एनेलिंग। प्रोसेस एनेलिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मींस कि आपने किसी मटेरियल के ऊपर वर्कआउट किया, वर्कआउट मतलब आपने उसकी शेप चेंज करनी, फॉर एग्जांपल तो आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है, आप इसकी लेंथ डिक्रीज करना चाहते हो और डायमीटर बढ़ाना चाहते हो, तो भाई फोर्स अप्लाई करके कंप्रेसिव प्लेट का डायमीटर बढ़ा दिया और लेंथ डिक्रीज कर दी। लेकिन जब आपने ऐसा किया तो मटेरियल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे वो डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस। जो क्रिस्टल्स थे यहाँ पर, जो ग्रेन्स थे, ठीक है, जो भी ग्रेन्स डेवलप हो रहे थे,
दैट आर ऑल डिस्टोर्टेड, उनकी मूवमेंट की वजह से डिस्टोर्टेड हो गए हैं, ठीक है, यूनिट सेल्स डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको हीटअप करना होगा दोबारा से और फिर ठंडा करेंगे। तो इसको लगभग, ठीक है, आपका ये कितना टेम्परेचर है, 723 के 723 डिग्री के आसपास है, क्योंकि आप इससे नीचे ठंडा गर्म करते हो, ठीक है, लगभग 500-700 डिग्री तक गर्म करते हो और उसके बाद क्या कर देते हो, ठंडा कर देते हो, ठीक है, इन ए फर्नेस, दैट इज नोन एज प्रोसेस एनिलिंग, तो इसको प्रोसेस एनिलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली ये सपोर्टाइजिंग एनिलिंग, इन सपोर्टाइजिंग एनिलिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये किस में होता है, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में होता है। प्रोसेस एनिलिंग कहाँ होता है, जनरली लो लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील में होता है, ठीक है, क्योंकि हाई कार्बन स्टील की मेटल फॉर्मिंग नहीं की जा सकती। हाई कार्बन जो स्टील होगा, ठीक है, तो उसको हम इस तरह फोर्स अप्लाई करके इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते इजीली, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो जब ये हाई कार्बन के प्रोसेस लिंक नहीं करते, हम किसकी करते हैं, सिर्फ लो और मीडियम कार्बन। फ्लोराइजिंग लिंक मतलब क्या है, टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल की ब्रिटलनेस को कम करने के लिए उसको क्या किया, 700 डिग्री तक गर्म किया और उसके बाद फर्नेस कूलिंग की। ऐसा क्यों करने से क्या हो जाएगा, जो एक्सेस कार्बन है दैट विल बी कलेक्टेड एट द ग्रेन बाउंड्रीज, ग्रेन्स है आपके, ग्रेन्स बाउंड्रीज के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका कार्बन इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर और स्पेरलाइज बना लेगा, स्पीयर बना लेगा बड़े बड़े, ठीक है। ऐसा करने से ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पोडाइज एनिलिंग, ठीक है। तो स्पोडाइज, ठीक है, टेम्परेचर आपको ग्राफ से पता चल रहे हैं, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, तो लगभग नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। और कूलिंग रेट का क्या रहेगा, फर्नेस कूलिंग करते हैं, फर्नेस कूलिंग मतलब क्या है, एक्सट्रीमली स्लो कूलिंग रेट, 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक पे यही होता है। दिमाग है यहाँ तक, हेलो, हेलो, चलो चलो नेक्स्ट करते हैं, द नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। अब हीटिंग क्या होगी, हीटिंग एट विच एस्टेनाइड स्टेबल, ठीक है, लगभग उतना ही गर्म करना है आपको, 900 डिग्री के आसपास से ज्यादा। ये देखो ये आपकी क्या है, ऑन द ग्राफ यू कैन सी, ये आपका 0.8% कार्बन है, तो आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हीट करना है, और यदि 0.8% से कम कार्बन है यदि आपका, तो यू विल हीट अप अबव द, आपको हीट अप कहां तक करना है, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम 900 डिग्री, 900 डिग्री से 50 डिग्री ज्यादा, बाकी कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 0.8 से यदि आपका कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, तो यू विल हीट अप मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, 700 से ज्यादा डिग्री, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ ए नॉर्मलाइजिंग, ये लाइन है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो करना क्या है, इतना गर्म करना है मटेरियल को कि क्या हो जाए आपका, द मटेरियल विल बी चेंज अगेन बीसीसी टू द एफसीसी, ये बीसीसी मटेरियल है आपका, हीट अप एंड चेंज इनटू द एफसीसी, एफसीसी में चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है, एफसीसी के अंदर चेंज किया, ठीक है। आफ्टर दैट यू गो फॉर द कूलिंग, कूलिंग क्या करना, एयर कूलिंग करनी है, एयर क्विंच करना है। एनिलिंग में क्या कर रहे थे, फर्नेस कूलिंग कर रहे थे, यहाँ पर क्या कौन सी कूलिंग करनी है, एयर कूलिंग, ठीक है। पीस को गर्म किया और फिर गर्म करने के बाद होल्ड किया फॉर सम टाइम, ठीक है, होल्डिंग टाइम डिपेंड करेगा इसके ऊपर, और जैसे ही मटेरियल थ्रू आउट यूनिफॉर्म एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाता है, पीस को बाहर निकालिए, कंपोनेंट को बाहर निकाल लीजिए और हवा में रख दीजिए। एयर कुंचिंग का मतलब क्या है, कूलिंग इन द एयर, हवा में ठंडा करना। ऑब्जेक्टिव, नॉर्मल सरफेस एंड टफ कोर, दो को सरफेस लिख दिया, एक हटा दो वही, ठीक है, नॉर्मल सरफेस एंड टफ कोर, मतलब क्या है, जैसे ये मटेरियल है आपका, जैसे आप एयर में रखोगे तो जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, आउटर जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा, तेजी से हीट रिलीज होगी, सरफेस क्या करेगा, तेजी से इन्वायरमेंट में हीट रिलीज करेगा, और तेजी से हीट रिलीज करेगा तो कूलिंग रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। तो सरफेस है वो फास्ट कूलिंग एक्सपीरियंस करता है, लेकिन अंदर का जो कोर मटेरियल है, बीच का अंदर का जो मटेरियल है, ये जो इनसाइड मटेरियल, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले हीट को कहां ट्रांसफर करेगा, आउटर सरफेस पर, और सरफेस से फिर हीट कहां ट्रांसफर होगी, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। हर एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होती है,
उससे ज्यादा तो हीट ट्रांसफर कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इनर कोर है उसका कूलिंग रेट क्या रहेगा, स्लो रहेगा एट कंपेयर टू द आउटर सरफेस। तो ठीक है, ऐसा होने की वजह से आउटर सरफेस क्या करता है, जो आपका आउटर सरफेस है वहां पर स्मॉल साइज के ग्रेन्स बनते हैं, स्मॉल साइज के, क्योंकि मेटल के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तेजी से ठंडा हो रहा है, तो आपने आपको यूनिट्स को अरेंज करने की, लेकिन जैसे अंदर की तरफ जाओगे साइज गाढ़ा लग जाएगा, ग्रेन्स का साइज बड़ा होने लग जाएगा, ग्रेन साइज विल बी इंक्रीज, क्रिस्टल के साइज बड़े होने लग जाएंगे। ठीक है, एट द कोर, कोर तक। ऐसा इधर से भी होगा सेम। ठीक है, फिर छोटे छोटे ग्रेन्स बनेंगे, फिर बड़े ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, स्मॉल साइज के ग्रेन्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, वो सीमेंटाइट बनाएंगे। ठीक है, दैट इज हार्ड एंड सीमेंटाइट, और मार्टिनसाइट बनाएंगे। लेकिन जैसे अंदर जाएंगे कूलिंग रेट स्लो होगा, तो जनरली क्या बनेगा, पेयरलाइट बनेगा, और क्या बनेगा, फेराइट बनेगा। ठीक है, पेयरलाइट और फेराइट, और पेयरलाइट क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट एंड डक्टाइल माइक्रोस्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि आपका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जनरली हार्ड बन जाता है, आउटर सरफेस जनरली हार्ड, और इनर आपका कोर है दैट इज टफ। ठीक है, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका गियर। ठीक है, ये देखो आपका गियर है। ठीक है, अब गियर को जो टिथ है वो दूसरे टिथ के कॉन्टेक्ट में आएंगे गियर की। ठीक है, तो यहाँ पर टिथ टिथ क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो आउटर सरफेस क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लेकिन अंदर का जो कोर है फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। इम्पैक्ट लोडिंग होती है जनरली। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, ज्यादा टफ होगा। ठीक है, तो तो इस तरह इनर का मटेरियल टफ बना लेते हैं, आउटर सरफेस को हार्ड कर लेते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो आउटर सरफेस जो बनता है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, और कोर क्या बनता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, कोर्स में बड़े बड़े ग्रेन बनते हैं। दैट इज योर नॉर्मलाइजिंग, इसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर हार्डनिंग एंड क्विंचिंग। ठीक है, अब पूरा ही मटेरियल आपको हार्ड करना हो, रिक्वायरमेंट इज हार्ड मटेरियल। ठीक है, हमें सिर्फ जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज हार्डनेस। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू हार्डनेस। तो नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग कैसे करते हैं, एयर कूलिंग करते हैं। अब कूलिंग रेट को और भी फास्ट करना है, जितना भी ज्यादा हार्डनेस चाहिए आपको, उतनी हार्डनेस को गेन करने के लिए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, मार्टन साइड होता है। फिर उससे कम हार्ड कौन होता है, सीमेंट टाइट होता है। सबसे ज्यादा मार्टन साइड हार्ड होता है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन है, सीमेंट टाइट हार्ड। ये सब कुछ तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में। और उसके बाद पेयर लाइट हार्ड है, 3 नंबर पर पेयर लाइट है, और उसके बाद आपका फेराइट हार्ड है। ये आपका ऑर्डर है माइक्रोस्ट्रक्चर की हार्डनेस का। ठीक है, और ये हार्डनेस कैसे मिलती है, जैसे कूलिंग रेट को फास्ट करोगे, ठीक है, कूलिंग रेट स्लो रहेगा तो फेराइट ज्यादा बनेगा, फिर पेयर लाइट और ये बनेंगे। थोड़ा सा कूलिंग रेट फास्ट कर दोगे तो सीमेंटाइट बनेगा। एक्सट्रीमली कूलिंग रेट फास्ट कर दोगे, कूलिंग रेट एक्सट्रीमली फास्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, मार्टिनसाइट बनेगा। तो हार्डनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, मार्टिनसाइट डेवलप करना है, टू प्रोड्यूस द मार्टिनसाइट स्ट्रक्चर विच इज हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, वो क्या होता है, आपका हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, रैपिड कूलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील करना क्या है आपको, हार्डनिंग के लिए मटेरियल को तो ठीक है 900 डिग्री से ज्यादा गर्म करो पूरे मटेरियल को। ठीक है, 900 डिग्री पर गर्म करो, ताकि बीसीसी से बदल जाए, एफसीसी में बदल जाए, बीसीसी चेंज टू द एफसीसी, एफसीसी के अंदर बदल जाए। और उसके बाद क्या कर दोगे, फर्नेस से बाहर निकालोगे, एंड इमीडिएटली क्विंचिंग इन ए वाटर, ऑयल, ब्राइन सॉल्यूशन, मोल्टन साल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब बाहर निकालकर पानी के अंदर डाल दो, आ जाओ भाई। ठीक है, तुम पानी के अंदर डाल दो, या कूलिंग रेट थोड़ा स्लो रखना है तो ऑयल में डाल दो। क्लास चल रही है आधे घंटे बाद, लास्ट के दिन वाटर में डाल दीजिए आप, ऑयल में डाल दीजिए। ठीक है, और ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स नमक के पानी में, और मोल्टन सॉल्ट मीन्स जिसके अंदर साल्ट, पानी के अंदर नमक मिला रखा, सॉरी, और आपके जो साल्ट को मेल्ट कर रखा हो। ठीक है, जो अलग साल्ट्स आते हैं आपके, उनको हीटअप करके मेल्ट किया गया हो, तो उनके अंदर में क्या करते हैं, ड्रॉप करवा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द क्विंचिंग, इसको क्विंचिंग बोलते हैं।
तो सबसे ज्यादा हमें एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग रेट मिलता है वो ब्राइन सोर्स में मिलता है। उससे जो थोड़ा स्लो मिलता है वो वाटर में मिलता है, और उससे स्लो कूलिंग रेट हमें ऑयल में मिलता है। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस मतलब कूलिंग रेट इतना फास्ट होता है तो मटेरियल्स के पास क्या नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता अपने आप को रीअरेंज करने का। ठीक है, कूलिंग रेट एक्सट्रीमली फास्ट एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेसेस विल बी क्रिएट, मटेरियल में स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। जनरली योर दिस इज मटेरियल, जब पानी के अंदर डालोगे इस मटेरियल को तो कौन सा आपका गर्म करने के बाद सबसे पहले हीट को रिलीज करेगा, आउटर सरफेस। सरफेस जो है ये सबसे पहले हीट रिलीज करेगा। ठीक है, दिस इज इट्स एक्सपीरियंस द हाईएस्ट कूलिंग रेट आफ्टर ड्रॉपिंग इन द वाटर। वाटर में ड्रॉप करवाने के बाद ये सबसे ज्यादा कूलिंग रेट एक्सपीरियंस करेगा कौन, सरफेस। लेकिन अंदर का मटेरियल इनसाइड द कोर, ये जो कोर है आपकी, ये क्या करेगा, पहले हीट को बाहर की तरफ क्या करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा, और फिर सरफेस से आउटर की तरफ क्या होगी, आउटर की तरफ आपकी हीट रिलीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, और ठीक है, और तेजी से कूलिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, अपने आप को सिकुड़ रहा है मटेरियल। ठीक है, तो आउटर सरफेस की कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगी, ज्यादा फास्ट होगी, और जो इनसाइड मटेरियल्स है उसका कूलिंग रेट स्लो है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगी, स्लो रहेगी। दो मटेरियल, एक ही मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन स्लो चल रही है, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन फास्ट चल रही है, तो अनइवन डिफॉर्मेशन हो रही है, और अनइवन डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हो गए, ठीक है, फोर्सेस सेटअप हो जाएगी। ठीक है, ये जो मटेरियल्स है यहाँ पर सरफेस के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू द कूलिंग, और ये भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर पे ड्यू टू द कूलिंग, कूलिंग की वजह से। ठीक है, तो इसकी कूलिंग कूलिंग रेट अलग है, इसका कूलिंग रेट अलग है, और उसकी वजह से अनइवन होने की वजह से the forces will be set up inside the material and that will be create the cracks inside the materials, and that is known as the thermal stresses. Thermal means due to the temperature। ठीक है, हीट की वजह से ऐसा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज की जा रही है, और हीट रिलीज के दौरान मटेरियल के अंदर क्या आ गई, क्रैक्स आ गई। ठीक है, तो इधरली हार्डनिंग में प्रॉब्लम होती है जब कूलिंग करते हैं। दैट इज द, ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है ऑफ ए हार्डनिंग। जहां भी में हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है वी गो फॉर द हार्डनिंग एंड क्विंटिंग। इज इट क्लियर? हेलो? ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परिंग। प्लीज म्यूट योर माइक्स। ठीक है, टेम्परिंग इज डन आफ्टर द हार्डनिंग। टेम्परिंग कब करते हैं, हार्डनिंग के बाद करते हैं। ठीक है, जब भी हार्डनिंग करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑलवेज लगभग हमेशा ही करते हैं टेम्परिंग, क्योंकि जो आपका जो हार्डनिंग होती है उसमें थर्मल स्ट्रेसेस सेटअप हो जाती है, या तो क्रैक इमिडिएटली उसके बाद आ जाएंगे, जैसे पानी में डालोगे बाहर निकाल के देखोगे तो क्रैक्स दिखाई देंगे आपको, या आफ्टर सम टाइम क्रैक विल बी डेवलप इनसाइड द मटेरियल। तो हम नहीं चाहते कि मटेरियल में क्रैक्स डेवलप हो, थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो, तो हमें इसलिए क्या करना है, ठीक है, उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस सेटअप हुई है उनको रिमूव करना है, उनको हटाना है। और ठीक है, और जनरली हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस भी आती है। ठीक है, तो to reduce the bitterness up to some extent and increase the toughness of martensite up to the some extent। हार्डनिंग के थ्रू थ्रू जो माइक्रोस्ट्रक्चर बनेगा वो मार्टेनसाइट बनेगा। ठीक है, तो मार्टेनसाइट की थोड़ी सी जो हार्डनेस है उसको थोड़ा सा कम करें और टफनेस को बढ़ाएं, थर्मल स्ट्रेसेस को रिमूव करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का मतलब क्या है, हीटेड बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कूल्ड इन द ईयर। ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, यहाँ पर ये लोअर क्रिटिकल 730 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये आपका है यहाँ पर, ये लाइन आपकी मैक्सिमम 900 डिग्री, और यदि आपका कार्बन परसेंटेज 0.3% है, ठीक है, ये 0.3% 0.% कार्बन है, तो इससे आगे टेम्परेचर कितना रहेगा, 700 डिग्री रहेगा, 723 डिग्री रहेगा। ठीक है, इससे नीचे गर्म करना है। ठीक है, लगभग 400-500 डिग्री के आसपास हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं मटेरियल को, और उसके बाद क्या कर देते हैं, कूल्ड गर्म करके हवा हवा में भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये 723 से नीचे गर्म हो रहा है तो माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या नहीं बदलेगा, बीसीसी एफसीसी में चेंज नहीं होगा, बीसीसी का बीसीसी रहेगा, माइक्रोस्ट्रक्चर में ठीक है कोई चेंज नहीं आएगा। माइक्रोस्ट्रक्चर कब बदलता है, 0.3 से यदि कार्बन ज्यादा है तो 723 से ज्यादा गर्म करोगे तब बीसीसी से एफसीसी में बदलेगा, तब बीसीसी से किसमें बदलेगा, एफसीसी में बदलेगा।
और 0.3 से भी कार्बन कम है तो आपका इट डिपेंड अपॉन द कार्बन परसेंटेज, ये कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, 900 डिग्री मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, बीसीसी को एफसीसी में बदलने के। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर 700 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में जो माइक्रोस्ट्रक्चर बीसीसी होता है वो बीसीसी का बीसीसी रहेगा, बस उसके अंदर यूनिट सेल्स, ठीक है, रीअरेंज अप टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और उससे हार्डनेस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और हल्की सी ब्रिटलनेस, आपकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस रिड्यूस अप टू सम एक्सटेंट। हार्ड जो हार्डनेस है वो ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट हार्डनिंग का जो ऑब्जेक्टिव वो भी खत्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हार्डनेस जो है उसमें कोई ड्रास्टिकली चेंज आए, लेकिन हम किस में चेंज चाहते हैं, ब्रिटलनेस में थोड़ा चेंज चाहते हैं, थोड़ा टफनेस में चेंज चाहते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द टेम्परिंग, इसको टेम्परिंग बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज डन आफ्टर द हार्डनिंग, इसको हार्डनिंग के बाद हमेशा करते हैं। द नेक्स्ट इज यूर केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। जैसे नॉर्मलाइजिंग जनरली किसकी की जाती है, नॉर्मलाइजिंग मीडियम कार्बन स्टील की जाती है और हाई कार्बन स्टील की जाती है, पर मटेरियल इज लो कार्बन स्टील, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील को गर्म करके ठंडा करोगे, वाटर कूलिंग भी करोगे, तो भी उसका सरफेस हार्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, इज इज इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी। गर्म करके ठंडा करने पर माइक्रोस्ट्रक्चर तभी में चेंजमेंट आता है कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग, जब कार्बन भी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो आपका, ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन ए सफिशिएंट क्वांटिटी। तो लो कार्बन स्टील को गर्म करके आप वाटर कूलिंग भी करोगे या साल्ट बाथ कूलिंग भी करोगे, तो भी उसकी हार्डनेस में कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब उसके हार्डनेस को गर्म करके ठंडा करने से हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील की हार्डनेस को कैसे चेंज करते हैं हम, सरफेस की हार्डनेस को खासकर, ठीक है। तो केस हार्डनिंग पहले वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये देख रहे हैं केस हार्डनिंग का मतलब क्या है। केस का मतलब क्या है, ठीक है, इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ ए सरफेस, सरफेस की हार्डनेस, जैसे आपका गियर है ये, तो जो गियर का सरफेस है, ये जो सरफेसेस दिखा रखे हैं, ठीक है, इन सरफेसेस की हमें क्या करना है, हार्डनेस को इंक्रीज करना है। लेकिन जो मटेरियल इनसाइड है उसकी किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम कोई चीज नहीं चाहते। इनसाइड द मटेरियल्स वी डोंट वांट एनी चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो लो कार्बन स्टील की और मीडियम कार्बन स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो एज यूजुअल रखना चाहते हैं। तो इस तरह की जो हार्डनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग मींस टू improve the hardness of a surface of a material without affecting the mechanical property of a core, ठीक है। सॉफ्ट एंड कोर सॉफ्ट एंड टफ ही रहेगा। करनी किसकी करते हैं, लो और मीडियम कार्बन स्टील की करते हैं हम केस हार्डनिंग। कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जो मटेरियल के अंदर है उसके अंदर कार्बन इज नॉट सफिशिएंट क्वांटिटी, कार्बन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, और हमें क्या करना है, या तो कार्बन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है या पूरे मेटेरियल की हार्ड नहीं करना है। मीडियम कार्बन स्टील को आप पूरे को गर्म करके ठंडा करोगे तो यहाँ तक ठंडा आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कोर भी क्या हो जाएगा आपका, द कोर इज आल्सो हार्ड, कोर भी हार्ड हो जाएगा। और हार्ड होने के बाद टफनेस क्या हो जाएगी, इसकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर क्या आ जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको गर्म करके ठंडे पानी में डालने से मीडियम कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो मटेरियल के अंदर हमें गेन नहीं होगी। तो क्या करें भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ ए केस हार्डनिंग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज कार्बोराइजिंग, ठीक है। कार्बोराइजिंग मींस लो कार्बन स्टील हीटेड इन ए कार्बन रिच इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट केस हार्डनिंग का मतलब जो टाइप आती है आपकी वो कार्बोराइजिंग आती है। क्या करना है आपको, मटेरियल को जो भी आपका कंपोनेंट है, जैसे आपको कोई एक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, इसके सरफेस को हार्ड करना है बस, और ये लो कार्बन स्टील का बना हुआ है। तो आप क्या करो, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखो इसके अंदर क्या हो, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो, सो दैट कार्बन कैन डिफ्यूज इनटू द सरफेस। कार्बन क्या करें, सरफेस के अंदर डिफ्यूज करें। और आपको पता है कार्बन क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी हार्डनेस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन दिस कार्बन इज डिफ्यूज अप टू सम एमएम, ठीक है, कुछ एमएम तक ही डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन सिर्फ क्या हार्ड होगा, सिर्फ सरफेस हार्ड होगा, और इनसाइड मटेरियल इज हैज द एज यूजुअल प्रॉपर्टीज टफ एंड डक्टाइल मटेरियल।
ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप हैं। फर्स्ट कार्बोनाइजिंग प्रोसेस इज पैक कार्बोनाइजिंग। ठीक है, पैक कार्बोनाइजिंग का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर हमें कौन सा एनवायरमेंट चाहिए? कार्बन रिच एनवायरमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? चारकोल, कोक, पाउडर, ठीक है, वुड, लेदर, सब क्या है? कार्बन रिच मटेरियल्स हैं। इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। और दिस पाउडर, ठीक है, दिस इज योर कंटेनर। ये कोई कंटेनर है आपका, ठीक है। इन द कंटेनर दिस इज कंपोनेंट्स, जिनकी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जिनके हमें क्या करनी है? केस हार्डनिंग करनी है। दिस कंपोनेंट्स आर पैक्ड इनसाइड द पाउडर। पाउडर के अंदर डाला, पाउडर के अंदर में क्या किया? कंटेनर के अंदर फिल किया, और साथ में उन कंपोनेंट्स को फिल कर दिया जिनकी केस हार्डनिंग करनी है, जिनकी कार्बोनाइजिंग करनी है। ठीक है, एंड देन गोइंग फॉर द हीटर, और गर्म करना शुरू किया। अब होता 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री से ऊपर कंटेनर को गर्म करना शुरू किया। ठीक है, तो कंटेनर गर्म करोगे तो क्या होगा? जो भी आपने चारकोल को पाउडर फिल किया है, दैट इज आल्सो गोइंग टू हीट अप, वो गर्म होना शुरू होगा। एंड कार्बन स्टार्ट टू डिफ्यूज इन द सरफेस। कार्बन क्या करना शुरू करेगा? सरफेस के अंदर डिफ्यूज करना शुरू करेगा। इट इज गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड द सरफेस। ठीक है, ठीक है। जैसे कार्बन क्वांटिटी बढ़ेगी, हार्डनेस इंप्रूव होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द पैक कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? आयरन, जो सरफेस आयरन प्रोटेक्ट करके आयरन कार्बन के साथ आयरन कार्बेट बना लेता है, सीमेंटेट बना लेता है। कार्बन क्वांटिटी जो बढ़ती है तो सीमेंटेट मैन्युफैक्चर्ड होता है, सीमेंटेड माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है पैक कार्बोनाइजिंग में? ठीक है, एक तो जो ये आपका कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट है, इसी को यहाँ पर बना लिया हमने। ठीक है, तो जिसके चारों तरफ जो कार्बन की कंसंट्रेशन लेवल है, दैट इज नॉट द सेम। ठीक है, पाउडर के अंदर कार्बन क्वांटिटी जो है वो हर जगह सेम नहीं है। जहाँ कार्बन क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां कार्बन ज्यादा डिफ्यूज कर जाएगा, और जहां पर कार्बन क्वांटिटी कम होगी वहां पर कार्बन कम डिफ्यूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हार्डनेस है सरफेस की, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। सरफेस की हार्डनेस में यूनिफॉर्म नहीं मिलती। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ए पैक कार्बोनाइड। कहीं से हार्ड मिलेगा, कहीं से हमें क्या मिलेगा वो, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कार्बन क्वांटिटी इन ए कार्बन इन ए चारकोल कोक पाउडर, दैट इज नोन एज द पैक कार्बोनाइजिंग। इसको पैक कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर लिक्विड कार्बोनाइजिंग। ठीक है, इन द लिक्विड कार्बोनाइजिंग वी यूज द सोडियम साइनाइड एट ए एट द टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? जो कार्बन रिच इन्वायरमेंट था तो चेंज कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था? चारकोल कोक लिया था, अब चारकोल कोक की जगह क्या ले लेंगे? ठीक है, वी टेक लिक्विड सोडियम साइनाइड ले लेंगे। ठीक है, अगेन वी टेक ए कंटेनर। ये कंटेनर लिया हमने, कंटेनर के अंदर क्या किया? सोडियम साइनाइड को फिल किया और उन कंपोनेंट्स को भी प्लेस कर दिया जिनकी केस हार्डनिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल टू कंपोनेंट्स आर देयर एंड फिल द सोडियम साइनाइड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगेन तो कार्बन इज डिफ्यूज इनसाइड द सरफेस एंड हार्डनेस ऑफ ए सरफेस इज इंक्रीज। दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विड कार्बोनाइजेशन। बट द सोडियम साइनाइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, पॉइजनस लिक्विड। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इनसाइड द कंटेनर ड्यूरिंग द हीटिंग। ठीक है, इसको हैंडल करना कंटेनर के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। पैक कार्बोनाइजिंग के अंदर अनस्किल्ड लेबर भी यूज कर सकते हैं, और द लिक्विड कार्बोनाइजिंग रिक्वायर्ड द स्किल्ड लेबर। पर एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर सोडियम साइनाइड के अंदर क्या मिलेगा? चारों तरफ यू विल गेट द यूनिफॉर्म कार्बन कंसंट्रेशन। तो जो हार्डनेस मिलेगी दैट इज मोर यूनिफॉर्म। जो हार्डनेस है सरफेस के ऊपर वो ज्यादा क्या मिलेगी हमें? यूनिफॉर्म मिलेगी एज कंपेयर टू द पैक कार्बोनाइजेशन। दैट इज नोन एज द लिक्विड कार्बोनाइजेशन। इसको लिक्विड कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और वी रिक्वायर द स्किल्ड लेबर एंड इट इज, ठीक है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन है? पैक कार्बोनाइजेशन से ज्यादा इकोनॉमिकल है। लेकिन वहां पर प्रॉपर्टीज को हम, ठीक है, ज्यादा बेटर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हार्डनेस है उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है पैक कार्बोनाइजेशन। लिक्विड कार्बोनाइजेशन उससे थोड़ी महंगी है, लेकिन इट इज कॉस्टली। बट यहाँ पर हार्डनेस की जो डेप्थ है, थिकनेस है, उसको हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूर gas carbonizing. Gaseous, now we use the gaseous environment of a carbon, that is methane, propane, butane, like this. Okay, and generally this carbonizing process is
ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक द कंटेनर अगेन, इन द कंटेनर वी प्लेस द कंपोनेंट, कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एंड फिल द दिस गैसेस, इन गैसेस को फिल कर देंगे, एंड गोइंग फॉर द हीट अप, और गर्म करना शुरू करेंगे टू द कंटेनर अबव द 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, द कार्बन विल बी डिफ्यूज इनसाइड द सरफेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो गैसेज है प्रोपेनेंट उसके अंदर क्या करेगा, सरफेस के अंदर डिफ्यूज करेगा, एंड द हार्डनेस ऑफ ए सरफेस इंक्रीज एज द कार्बन क्वांटिटी इंक्रीज, दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैस कार्बोनाइजिंग, इसको गैस कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगेन देयर इज रिक्वायरमेंट स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, दैट इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू द पैक कार्बोनाइजिंग, ज्यादा कॉस्टली है, और इन दिस द हार्डनेस इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू पैक कार्बोनाइजिंग। ठीक है, पैक कार्बोनाइजिंग के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि कार्बन रिच जो इन्वायरमेंट है दैट इज मोर यूनिफॉर्म, वो ठीक है थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है, जो सरफेस है उसके चारों तरफ क्या है, गैसेज है, चारों तरफ गैस है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा यूनिफॉर्म मिलता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर जो है दैट इज गिव द सबसे जो बेटर रिजल्ट आते हैं आपके। ठीक है, जो डेप्थ है जो है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस इन गैस कार्बोनाइजिंग, वो हर जगह डेप्थ हमें बराबर मिलेगी, हार्डनेस की जो डेप्थ है दैट इज सेम इन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए केस ऑफ ए गैस कार्बोनाइजिंग, तो इसको गैस कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप तीन मीडियम यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो, लिक्विड यूज कर सकते हो, सॉलिड पाउडर यूज कर सकते हो। हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, वो प्रोपेन ही लिखा, वो गलत लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर लेना, प्रोपेन ही है, प्रोपेन गलत, प्रोपेन प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट इज यूर नाइट्राइडिंग। नाउ वी यूज द नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ ए कार्बन। ठीक है, जैसे कार्बन मेटेरियल के साथ रिएक्ट करके सीमेंटाइट बनाता है। ठीक है, सीमेंटाइट इज आयरन कार्बाइड, एंड आयरन कार्बाइड इज हार्ड एंड ब्रिटल माइक्रोस्ट्रक्चर। सिमिलरली नाइट्रोजन इज आल्सो रिएक्ट विद द आयरन एंड मेक द आयरन नाइट्राइड्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो इन्वायरमेंट यूज करते हैं दैट इज अमोनिया, अमोनिया यूज करते हैं, वी यूज द अमोनिया। तो वी प्लेस द कंपोनेंट इन अमोनिया लिक्विड, ये आपका कंटेनर है, उसके कंपोनेंट्स के अंदर हमने क्या कर दिया, द कंटेनर fill the ammonia and replace the component को रख देते हैं, and heat it below the lower critical temperature, 700 डिग्री से कम गर्म करते हैं, चलिए 560 डिग्री के ब्रिज को क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज देखा, हीटिंग टेम्परेचर इज लो, दैट इज 500 टू 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड, एंड सरफेस इज जनरली मोर हार्डर देन द कार्बोनाइजिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरली क्या बनते हैं, आयरन नाइट्राइड बनते हैं, आयरन। ठीक है, आयरन के अलावा दूसरे मेटेरियल कोबाल्ट क्रोमियम अभी अवेलेबल है, तो दैट इज आल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रोजन्स एंड फॉर्म द कोबाल्ट नाइट्रेट एंड क्रोमियम नाइट्रेट लाइक दिस, and this all the nitrides are hard and brittle materials. So by forming the nitriding inside the material will increase the hardness of a surface of a material. जितना नाइट्रोजन डीप तक पेनिट्रेट कर पाएगा उतना ही हमें डीप डीप तक हमें क्या मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्राइडिंग, इसको हम नाइट्राइडिंग बोलते हैं। एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजिंग एंड नाइट्राइड। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर बताना है, कितने डिग्री तक गर्म करते हैं, और कौन सा इन्वायरमेंट यूज करते हैं दोनों के अंदर। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ ए सरफेस, सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करना। एंड द लास्ट इज यूर फ्लेम हार्ड, दिस इज जनरली यूज फॉर मीडियम कार्बन स्टील, ये मीडियम कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लो कार्बन स्टील। कार्बन क्वांटिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, हमें क्या करना है, सरफेस को हार्ड करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, तेजी से इसको ठंडा करना है, सरफेस को, ओनली सरफेस को हीटअप करना है, ठीक है, पूरे मटेरियल को हीटअप नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, हीटिंग द सरफेस बाय यूजिंग द गैस फ्लेम। और ये कोई गैस बर्न करते हैं, दिस इज अ फ्लेम, ये फ्लेम है, ये आपकी बर्नर है, और बर्नर के नीचे ये फ्लेम है, दिस इज फ्लेम।
ठीक है। तो फ्लेम को जैसे आपने ऑक्सी एसिटिलीन गैस को या एलपीजी गैस को क्या किया, आपको बर्न किया, ठीक है, तो ये फ्लेम को क्या करना है, सरफेस पर डायरेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, और होल्ड कर कब तक रखना है, टेम्परेचर इज राइज, ठीक है, राइज अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चला जाए आपका, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा चला जाए। और साथ में क्या लगी होती है, एक वाटर स्प्रे लगी होती है, नोजल लगी होती है पीछे, दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आपकी जो बर्नर है या आपकी जो फ्लेम है, दैट इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द वाटर इज इंजेक्टेड साइमल्टेनियसली। जैसे कि लाइट अप किया, लाइट अप करने के बाद क्या किया, जैसे फ्लेम आगे बढ़ी, फिर अप्लाई द स्प्रे ऑफ वाटर, पानी की स्प्रे कर देते हैं ऑन द सरफेस। तो सरफेस ही क्या हुआ था आपका, वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीटअप होकर गया था, उसको इमीडिएटली हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो सरफेस क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा। लेकिन जो नीचे का मटेरियल है दैट इज एज यूजुअल, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्लेम हार्डनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। मटेरियल इज मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील करते हैं। डेप्थ मीन जनरली हीटिंग टाइम पर डिपेंड करता है, कितनी देर तक हमने इसको क्या किया, हिट किया। तो ज्यादा देर होल्ड रखेंगे तो हिट डीप तक पेनिट्रेट कर जाएगी, कम देर तक होल्ड रखेंगे एट वन पोजीशन तो हिट विल बी पेनिट्रेट ओनली है स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस तक हिट आपकी क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। जनरली यूज फॉर ए रेलवे लाइंस, ठीक है, आप यूट्यूब पर देखना फ्लेम हार्डनिंग और रेलवे लाइंस, आपको वीडियो मिलेंगे। तो रेलवे लाइंस होती हैं, हम चाहते हैं कि जो लाइंस का ये वाला सरफेस है व्हील के साथ कांटेक्ट में आकर क्या ना हो, इसकी टेयरिंग एंड वेयरिंग ना हो, हार्ड होना चाहिए। तो इसका हार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी लाइन को हम हार्ड नहीं कर सकते, पूरे मटेरियल को हार्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसकी टफनेस कम हो जाएगी। और जब ट्रेन को चलती है तो वो क्या करती है, इम्पैक्ट लोडिंग क्रिएट करती है। क्या लोड, कौन सा लोड क्रिएट करती है, इम्पैक्ट लोडिंग। और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए हमें किस टाइप का चाहिए, टफ मटेरियल चाहिए। तो जनरली मीडियम कार्बन स्टील की रेलवे लाइन बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन सरफेस हमें क्या चाहिए, सरफेस हार्डनेस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू हाई कार्बन स्टील। तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस है उसको हीटअप करेंगे और तेजी से ठंडा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस हार्ड हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम मींस फ्लेम का यूज करके हमने इसको हार्ड किया है, तो फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। एंड योर लास्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक इज योर इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग, in this your component part to be surface hardened is surrounded by the copper coil carrying high frequency alternating current, ठीक है। ये आपके ये आपका कंपोनेंट है जिसकी सरफेस को हार्ड करना है, दिस इज ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है। और ये आपका कॉपर की कॉइल है, जिस कॉपर कॉइल, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, हमें हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाना है। फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1000, ठीक है। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स में होती है, ठीक है। और जनरली हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो ड्यू टू द इंडक्शन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिंग करंट आप कॉइल फॉर्म में फ्लो करवाते हो, तो एडीज करंट क्रिएट होते हैं, इंडक्शन इंडक्टर बिहेवियर कंडक्ट होता है। इसके बारे में जो इलेक्ट्रिकल टीचर है वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे आपको, ठीक है। एंड ड्यू टू द इंडक्शन द हीट इज स्टार्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए मटेरियल। तो मटेरियल का सरफेस है उस पर क्या होने लग जाएगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज राइज इन नंबर ऑफ सेकेंड्स अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जो सरफेस का टेम्परेचर है कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंडक्शन हार्डनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। हीटिंग करके क्या करना है, कूलिंग करना है। तो जैसे ही आप शाफ्ट को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, ये शाफ्ट यहाँ कॉइल से बाहर आ जाएगी, कॉइल से बाहर आते ही क्या कर देंगे, वाटर स्प्रे कर देंगे, क्या कर देंगे, वाटर स्प्रे, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। दिस रोड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो पहले हमने क्या किया, इंडक्टर से इसको हीटअप किया इंडक्शन कॉइल से, और उसके बाद क्या किया, जैसे इसको शाफ्ट को नीचे से तीसरी तरफ शिफ्ट किया, कॉइल यही रहेगी, तो ये आगे वाला मटेरियल इस यहाँ आ जाएगा हीटअप होने के लिए, और ये मटेरियल आगे पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाटर स्प्रे, ये चारों तरफ वाटर की नोजल लगा दी है, इसे वाटर स्प्रे कर देंगे, ठंडा कर देंगे। गर्म करना और ठंडा करना है, तो गर्म करके ठंडा करोगे तेजी से तो क्या हो जाएगा, मटेरियल इज गोइंग टू हार्ड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंडक्शन हार्डनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग बोल देते हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द, हम क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका टाइम बचा हुआ है तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हेलो।